डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों कृषि जगत में हो रही हलचलों की जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आप भी अपनी खेती किसानी को बेहतर बना सके। आज के हमारे इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास हम आपके लिए लेकर आए हैं, जानने के लिए आइए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर से। दिल्ली स्थित अटल अक्षय ऊर्जा भवन में नेफेड के ई ऑक्शन पोर्टल nefex.in का शुभ आरंभ किया गया। क्या कुछ खास रहा इस दौरान, आइए उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात NAFED के ई ऑक्शन पोर्टल nafex.in का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, भारत सरकार के सहकारिता सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी और NAFED के अध्यक्ष जेठाभाई अहीर सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। गौरतलब है कि NAFED ने 4 प्रमुख पहलों की शुरुआत की, जिसमें nafex.in, दृष्टि, ERP और NAFED कल्याण शामिल हैं। इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, नाफेड ने एक प्रकार से nafex.in, दृष्टि, ERP और नाफेड कल्याण, ये 4 पहलों की शुरुआत की। एक प्रकार से कार्यक्रम का कोई एनालिसिस करेगा तो nafex.in कोई एक आज के जमाने में बहुत बड़ी क्रांतिकारी चीज नहीं है। ढेर सारी ऐसी ऐप और ढेर सारी ऐसी ई कॉमर्स की व्यवस्थाएं दिखाई पड़ती है। ERP भी बड़ी सामान्य प्रकार की व्यवस्था मानी जाती है और दृष्टि जो मैनेजमेंट का पोर्टल है वो भी कोई बहुत क्रांतिकारी कदम नहीं है, परंतु वो क्रांतिकारी इसलिए है कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है। मैं उस वक्त पार्टी का अध्यक्ष था। मुझे मालूम है नाफेड गहरे आर्थिक संकट में था और नाफेड के पदाधिकारियों की एक मीटिंग प्रधानमंत्री जी के साथ हुई और एक ही मीटिंग में निर्णय किया गया, जो हुआ वो हुआ, उसको भूल जाओ। नाफेड पारदर्शिता से चलना चाहिए और भारत सरकार ने आर्थिक मदद कर नाफेड को फिर से मजबूती के साथ चालू करना है। और वही नाफेड 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ 500 करोड़ के मुनाफे के साथ आज मजबूती के साथ आगे बढ़ने के लिए काम कर रहा है। ये जो प्रयास है वो एक प्रकार से खेत से किसान के खाते तक ये पूरी यात्रा डिजिटल करने वाला प्रयास है। किसान जो उपज अपने खेत में पसीना बोकर प्राप्त करता है, इसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खरीद कर नाफेड 48 घंटे में ही इसके अकाउंट में इसकी गाढ़े पसीने की कमाई जमा कर देता है। और NCCF और
नाफेड ने इस सारी प्रक्रिया को ठीक ठीक गति से और सही दिशा में आगे बढ़ाया है। इसके कारण देश के गरीब नागरिकों को जो वितरित करने के लिए अन्न चाहिए, उसका प्रोक्योरमेंट और एक प्रकार से किसान को 50% मुनाफा वाली मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले, ये दोनों उद्देश्य एनसीसीएफ और नाफेड इसकी पूर्ति कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के किसानों को और नाफेड और एनसीसीएफ के कर्मचारियों को, अधिकारियों को और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को भी कहना चाहता हूं कि बीच में से बिचौलिया निकालने की प्रक्रिया को सतही तौर पर जमीन पर पहुंचाने की अभी भी जरूरत है और आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास पहुंचे। और जैसे ही दलहन का उचित दाम किसानों तक पहुंचेगा, अपने आप दलहन का रकबा बढ़ने लगेगा और देश एक प्रकार से दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। ये 3 साल के अंदर सीधा किसान से दलहन परचेस करने के लिए, अन्य उत्पाद परचेस करने के लिए, मक्का परचेस करने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे। और हम सुनिश्चित करेंगे कि अगले 2 साल के अंदर किसान ही सीधे दलहन ये दोनों संगठनों को बेचे और पेमेंट सीधा किसान के पास ही चला जाए। नाफेड द्वारा सिर्फ कृषि उत्पादों की खरीदी तक नाफेड सीमित नहीं रहा है। जैविक खेती, बीज उत्पाद, खुदरा कारोबार जो मूल्य को कंट्रोल करता है, जैव उर्वरकों का निर्माण, खाद्य सुरक्षा और अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये सभी क्षेत्रों में विगत 3 साल में नाफेड ने बहुत अच्छा काम किया है और इसके कारण नाफेड की प्रासंगिकता भी बढ़ी है और मुनाफा भी बढ़ा है। और बड़ा इनके आंकड़ों पर नजर रखे तो 21-22 जब सहकारिता मंत्रालय बना तब टर्नओवर 20,000 करोड़ था, आज 30,000 करोड़ हो चुका है और मुझे विश्वास है अगले 2 साल में हम इसको 50,000 करोड़ क्रॉस करने में सफल हो जाएंगे। शुद्ध मुनाफा भी 139 करोड़ से बढ़कर 405 करोड़ हुआ है और नेटवर्थ सिर्फ 358 करोड़ थी, आज 2050 करोड़ की नेटवर्थ के साथ नाफेड एक मजबूत, आर्थिक रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर संस्था बनकर उभरा है। अब समय आ गया है कि एनसीसीएफ और नाफेड ने पारदर्शिता के साथ एक एक दाना दलहन का और अन्य उपजों का किसानों के साथ से सीधा खरीदना और बिचौलियों का पूरा तंत्र बिखेर कर मुनाफे पर जिसका अधिकार है वो किसान तक ये मुनाफा पहुंचाने का काम करना चाहिए। आज नाफेड ने किसान परिवारों को
उच्च शिक्षा के लिए और अपनी कैरियर के लिए अपने मुनाफे का 1% छात्रवृत्ति के लिए देना का निर्णय किया है। मुझे विश्वास है कि ये व्यवस्था से किसानों के बच्चों को अपने उच्च कैरियर गढ़ने में जितनी भी दिक्कतें आती हैं, वो दिक्कतों के समाधान के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं फिर से एक बार नाफेड के चेयरमैन श्रीमान जेठाभाई, उनका पूरा निर्देशक मंडल और सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि नाफेड को आपने एक मजबूत संस्था के रूप में बनाकर देश के किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। और आने वाले 2 साल हम सब मिलकर किसान का उपज, किसान सीधा ये ऐप से नाफेड और एनसीसी ऐप को पहुंचा पाए। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है और कृषि भी उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। मैं केवल आपको यह बताना चाहता हूं कि 2014 तक हमारा जो उत्पादन था उसमें 12 साल में जो वृद्धि हुई है वो लगभग 44% हुई है। हरित क्रांति से भी ज्यादा तेजी से कृषि क्षेत्र ने विकास किया है। लेकिन एक जो हमारे 3 लक्ष्य हैं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के, एक तो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, दूसरा पोषक आहार मिले जनता को, उसकी कोशिश करना, लेकिन उससे भी ऊपर है किसान की आजीविका सुरक्षित करना, सुनिश्चित करना। और उसमें से एक महत्वपूर्ण काम, उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन उत्पादन के ठीक दाम भी मिल जाए, ये बहुत जरूरी है। और उत्पादन के ठीक दाम देने के लिए पीएम आशा जैसी योजनाएं भी है। मैं अब उस पर नहीं जा रहा, खरीदी के आंकड़ों पे पहले क्या थी अब क्या है। रिकॉर्ड उत्पादन किया है तो रिकॉर्ड खरीदी भी किसान से करके उसके पसीने की पूरी कीमत देने का प्रयास मोदी सरकार ने किया है। सचमुच में वो अभिनंदनीय है। एक किसान के रूप में भी मैं महसूस करता हूं। लेकिन एक समस्या आती है, जब उत्पादन बहुत बढ़ता है तो कई चीजों की कीमत कम होती है। उस समय मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदी, और विशेषकर पीएम आशा के तहत अभी अमित भाई यहाँ बैठे हैं, गेहूं चावल के उत्पादन में तो हमने देश के भंडार भर दिए अन्न के, लेकिन अभी दलहन तिलहन उसको हमको विदेशों से मंगाना पड़ता है। तो दलहन मिशन बना है, तिलहन मिशन बना, और उसमें यह भी तय किया कि अच्छे मूल्य पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी कैसे हो सके। और विशेषकर दलहन तिलहन में तो ये तय किया है, दलहन में हमने 3 दालें तुअर मसूर उड़द जितनी किसान पैदा करेगा 100% खरीदेंगे। लेकिन खरीदी पारदर्शिता से कैसे हो। मैं नेफेड की टीम को आज बधाई देना चाहता हूं। नेफेड ने एनसीसीएफ के साथ मिलके आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए कैसे पारदर्शी तरीके से खरीद हो किसान के, और न केवल खरीद हो बल्कि निश्चित समय सीमा में 48 आवर 48 घंटा तय किया है हमने, किसान के खाते में पैसा भी पहुंच जाए। खरीदी में लाइन ना लगे तो पहले से रजिस्ट्रेशन हो जाए, पंजीकरण, निर्धारित तिथि पर बुलाना, वहां बैठने की पीने के पानी की न्यूनतम जो सुविधाएं वो देना, और 48 घंटे के अंदर खाते में पैसा डाल देना। यह सचमुच में नेफेड ने किसानों के हित में बहुत प्रशंसनीय काम किया है। मैं उनकी पूरी टीम को आज हृदय से बधाई देता हूं। बाकी जो काम नेफेड कर रहा है, अब तो देश में नहीं दुनिया पे भी नजर है, एक्सपोर्ट की दिशा में भी बढ़े। और पिछले दिनों सहकारिता मंत्रालय ने सचमुच में जो काम किया है, सहकार से समृद्धि अब केवल एक नारा नहीं रहा है, बल्कि देश भर के करोड़ों करोड़ किसान परिवारों के लिए जीवंत मंत्र बन गया है। अमित भाई के नेतृत्व में सहकारिता ने दशा, दृष्टि और दिशा तीनों में परिवर्तन करके
सहकारिता के माध्यम से कैसे कल्याण किया जा सकता है किसानों का और किसानों के अलावा भी बाकी वर्गों का, उसका एक उदाहरण है। सहकारिता क्षेत्र को नई गति मिली है। मैं इन चारों चीजों के, विशेषकर कल्याण छात्रवृत्ति के लिए, क्योंकि मुनाफा अगर कमाते हैं तो उसका एक हिस्सा कल्याणकारी कामों में लगाना चाहिए। यह भारत की आज की नहीं, पुरानी परंपरा है। उसका निर्वाह करते हुए उन्होंने तय किया 1% कल्याण के कामों में खर्च करेंगे, और उसमें भी सबसे बड़ा कल्याण किसान के जो बेटा बेटी रहेंगे उनको छात्रवृत्ति देकर। ये सचमुच में बहुत अभिनंदनीय है। कई बार गरीब परिवार से आने वाले, गरीब का मतलब कम जमीन अगर है, आजीविका का निर्वहन नहीं हो पाता है, और बेटा बेटी में टैलेंट है, क्षमता है, बुद्धि है, प्रतिभा है, लेकिन पैसे के कारण कई बार दिक्कत हो जाती है, तो अब छात्रवृत्ति देके आपने वो बाध्यता समाप्त कर दी है। अब किसी बेटा बेटी को जिसमें टैलेंट और क्षमता है, जिसका सिलेक्शन होता है, इस बात के लिए अफसोस नहीं होगा कि उसके माता पिता के पास पैसे नहीं है। अगर वो किसान परिवार से आता है तो मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। इसके लिए भी मैं आपको एक बार फिर से बधाई देता हूं। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान चैनल पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आइए कार्यक्रम में नजर डालते हैं क्या कुछ खास है सीधा मंत्रालय से। देश भर में खेत बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। कितना महत्वपूर्ण है ये, किस तरह से ये लाभकारी साबित हो रहा है, इस पर क्या कुछ कहना है डॉक्टर एसएल मीणा, प्रधान वैज्ञानिक IRI पूसा का। आइए दिखाते हैं आपको। जैसे आपको पता है कि अब भी हमारे जो मिट्टी है उसका स्वास्थ्य है थोड़ा सा खराब होता जा रहा है। उसका मुख्य कारण होता है कि हम लगातार रसायनों का इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे खेतों में, चाहे वो आपका रासायनिक खाद हो, चाहे आपकी कोई दवा हो, रासायनिक दवा हो, या कोई और भी रसायन हो सकते हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो मृदा है उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, उसकी उपजाऊ क्षमता खत्म हो रही है। इसलिए हमारा जो अभी डिपार्टमेंट है, हमारा जो ICAR भी है, सबने मिलकर एक अभियान चला रखा है कि खेत बचाओ अभियान। इसमें हम लोग खेत बचाओ का मतलब ये होता है कि जो हम खेत की जो हमारी उपजाऊ शक्ति है उसको बनाए रखने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके बारे में हम किसान भाइयों को जागरूक करते हैं। तो ये अभियान पूरे देश में चल रहा है और इसमें ICAR के जितने भी वैज्ञानिक हैं सब बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हम लोग नियर बाई जो स्टेट्स हैं वहाँ भी जा रहे हैं, सभी किसानों से संपर्क कर रहे हैं और किसान भाइयों से हम यही विनती करते हैं, यही आग्रह करते हैं कि वो थोड़ा सा जो रसायनों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको थोड़ा कम कर दें, और एक साल में आधा कर दें, फिर अगली बार और ज़्यादा कम कर दें। तो धीरे धीरे हम लोग क्या है कि ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं और जो हमारी प्राकृतिक खेती है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्योंकि आपको पता है कि जो सोइल का हमारा जो हेल्थ है वो बिगड़ता है सिर्फ रसायनों के इस्तेमाल से बिगड़ता है। आपको पता है कि जो मिट्टी है ये जीवंत है। ये मिट्टी जो है इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, इसमें बहुत सारे जीव होते हैं जो कि हमारी खेती को और भी लाभप्रद बनाते हैं और भी अच्छी बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं मिट्टी को। इसलिए हमें इसका सूक्ष्म जीवों का भी ध्यान रखना है। इसमें बहुत सारे जैसे हमारे केंचुए होते हैं वो भी हमारी मिट्टी में होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी जो मिट्टी है, खेत की जो मिट्टी है उसको हमें बचाना है, और बचाने का तरीका यही है कि हम अगर पोषक तत्व का प्रबंधन करेंगे तो सिर्फ ऑर्गेनिक जो हमारी खाद है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि हमारा जो गोबर खाद है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, कंपोस्ट है उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वर्मी कंपोस्ट है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं उनको भी आप इस्तेमाल
कर सकते हैं। और जो हमारी जो गुणवत्ता है सॉइल की, उसको बनाए रखने के लिए हमें हरी खाद का भी इस्तेमाल करना होता है। तो इस तरह से अगर आप न्यूट्रिएंट का प्रबंधन करेंगे तो हमारी जो मिट्टी की जो क्षमता है, उपजाऊ क्षमता है, वो बनी रहेगी और लंबे समय तक हमारी जो मिट्टी है उसमें ये क्षमता बनी रहेगी। तो हमारी जो फसल है, हमारी जो पैदावार है, वो भी हमारी कम नहीं होगी और पैदावार हमारी बढ़ती रहेगी। लेकिन ये सस्टेनेबल बेस पे, यानी टिकाऊ खेती के हिसाब से हमें काम करना होगा। और इस तरह से अगर ओवरऑल प्रबंधन करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा जो अभियान चल रहा है खेत बचाओ अभियान, ये बहुत ही सफल रहेगा। और आने वाले 3-4 सालों में आप देखेंगे कि हमारे देश में काफ़ी हद तक रसायनों का इस्तेमाल कम हो जाएगा और किसान भाई जागरूक हो जाएंगे। तो उसके बाद हमारी जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है, क्षमता है, वो बनी रहेगी लंबे समय तक। आइए किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। डॉक्टर राम बख्श सिंह भारत के एक महान वैज्ञानिक थे। बता दें आपको कि इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न बायोगैस यानी कि आधुनिक बायोगैस के जनक के रूप में माना जाता था। इन्हें ये नाम दिया गया था। उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा के बारे में तब काम शुरू कर दिया जब हमारे देश में इसके बारे में कोई भी गंभीरता से नहीं सोच रहा था। उनका एक ही लक्ष्य था कि गांव जो है वो ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन सके। आइए इसी संदर्भ में आप तक जानकारी पहुंचाते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान के माध्यम से। डॉक्टर राम बख्श सिंह भारत के ऐसे महान वैज्ञानिक थे जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न बायोगैस यानी आधुनिक बायोगैस का जनक कहा जाता है। उन्होंने ऐसे समय में स्वच्छ ऊर्जा पर काम शुरू किया जब दुनिया इस दिशा में गंभीरता से सोच भी नहीं रही थी। उनका लक्ष्य था कि गांव ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बने, साथ ही गोबर और कृषि अपशिष्ट का उपयोग स्वच्छ ईंधन और जैविक खाद बनाने में हो। उनके शोध ने भारत में बायोगैस तकनीक की मजबूत नींव रखी और इसे वैश्विक पहचान दिलाई। साल 1957 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के रामनगर सीतापुर में भारत का पहला वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किया गया बायोगैस संयंत्र स्थापित किया। ये उपलब्धि भारत में आधुनिक बायोगैस अनुसंधान और ग्रामीण ऊर्जा क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। उन्होंने सिद्ध किया कि गोबर और कृषि अपशिष्ट से स्वच्छ ईंधन के साथ साथ उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद भी तैयार की जा सकती है। उन्होंने कम लागत वाले, टिकाऊ और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बायोगैस मॉडल विकसित किए, जिससे छोटे किसान भी इस तकनीक का लाभ उठा सकें। साथ ही साल 1972 में उन्होंने अमेरिका में पहले गोबर गैस संयंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके योगदान के सम्मान में उन्हें फादर ऑफ मीथेन डेवलपमेंट की उपाधि भी दी गई। इसके अलावा उन्होंने बायोगैस तकनीक पर 8 पुस्तकें लिखी। उनकी मशहूर पुस्तक बायोगैस प्लांट जनरेटिंग मीथेन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट्स आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। उनके कार्यों की सराहना प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने की। साल 2023 में भारत सरकार के राष्ट्रीय अभिलेखागार ने उनके शोध पत्रों और ऐतिहासिक दस्तावेजों को अपने स्थायी संग्रह में शामिल किया, जबकि साल 2026 में उनकी उपलब्धियों को एनसीईआरटी की कक्षा 9 की विज्ञान पुस्तक में स्थान दिया गया। डॉक्टर राम बख्श सिंह की विरासत आज भी स्वच्छ ऊर्जा, सतत कृषि और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान चैनल पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो,
आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए दिखाते हैं आपको सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आज के सेगमेंट में बात होगी इनाम एप्लीकेशन के बारे में। एक छोटी सी मोबाइल एप्लीकेशन है लेकिन काम बहुत बड़े करती है। देश की अलग अलग मंडियों के जो जिंसों के बाजार भाव बने हुए हैं उसकी जानकारी घर बैठे बैठे ही आप तक पहुंचाती है। किस तरह से ये एप्लीकेशन काम करती है, कैसे आपके लिए लाभकारी बन सकती है, आइए जानकारी आप तक पहुंचाते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। ई नाम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई नाम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन इनाम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। इनाम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हो। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि इनाम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 एफपीओ जुड़े हैं। किसानों के लिए इनाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बताएं आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के दौरान आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए लाभकारी साबित हुई होंगी। बता दें, कोई सुझाव है, कोई सवाल है मन में, हम तक जरूर पहुंचाइए। ईमेल कीजिए krishidarshan@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। पत्र लिखिए हमें कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ बता दें कि दोबारा देख सकते हैं आप हमारा ये कार्यक्रम टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड के माध्यम से। स्कैन कीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर ऐसी ही नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान चैनल पर। नमस्कार। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहां मिलेगी